आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे स्वागत है। आज हम आपके सामने एक नया वीडियो फिर लेके आए हैं, जिनमें हम इटली के उच्च पुनर्जागरणकालीन कलाकारों के ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि यह हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 99 36 94 62 24। जिसको किसी भी प्रकार की सब्जेक्टिव, यानी ध्यान रखें कि यह टीजीटी पीजीटी की क्लास है, जिसमें आप सब्जेक्टिव प्रश्न पूछना चाहते हैं या किसी भी प्रकार का नोट्स चाहिए या कोई भी प्रकार की समस्या है, तो आप हमको इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। और लेकिन आज का यह जो हमारा वीडियो है वह इटली के उच्च पुनर्जागरणकालीन कलाकारों के ऊपर हमने बनाया है। लेकिन इटली के उच्च पुनर्जागरणकालीन कलाकारों में 16वीं शताब्दी के कलाकारों के बारे में हमने एक बार फिर से वीडियो बनाया था, आपने देखा भी होगा, जिनमें हमने दो चित्रकारों और मूर्तिकारों के बारे में चर्चा किया था। लेकिन उनमें से वह जो चित्रकार थे वह हमने फ्लोरेंस नगर के बारे में जिक्र किया। उनमें से एक चित्रकार आपका छूट गया था, जिसको आप राफेल के नाम से जानते हैं, राफेल सांजियो जिसको कहते हैं। राफेल सांजियो के बारे में हमने उस वीडियो में अभी पूरी तरीके से बताया नहीं है। वह कारण यह रहा कि क्यों उस वीडियो को पूरा लंबा हो गया था, इसलिए हमने राफेल सांजियो के बारे में जिक्र नहीं किया। हालांकि राफेल सांजियो के बारे में हम उसका एक अलग से वीडियो बना देंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा इटली के उच्च पुनर्जागरणकालीन कलाकारों में हम आपसे बात करेंगे बेनिस नगर के चित्रकार। यानी हमने आपको 16वीं शताब्दी में दो नगर के बारे में जिक्र किया था, जिनमें से हमने आपको बताया था फ्लोरेंस नगर और एक बेनिस नगर। आप ध्यान से पहले समझेंगे, यह समझने की बात है, रट्टा मारने की बात नहीं है। आप अगर रट के अगर जाना चाहते हैं कंपटीशन देने तो आपका बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए पहले आप इस टॉपिक को समझें, इसके बाद तब आप उसको स्टडी करें, आपके पास सारी की सारी चीजें उपलब्ध हो जाएंगी। कहने का तात्पर्य है कि इटली देश में जो 16वीं शताब्दी में उच्च पुनर्जागरणकालीन कला का शुरुआत हुआ, वह आपके इटली देश के दो नगर, जिनमें से एक आप जानते हैं बेनिस है और एक आपका क्या है, फ्लोरेंस है। एक बेनिस और एक फ्लोरेंस, जिनमें से हमने आपको एक वीडियो बनाया था जिसके बारे में फ्लोरेंस नगर के बारे में तीन चित्रकारों की गणना की जाती है। हालांकि वह चित्रकार भी हैं, दार्शनिक भी हैं, इसके साथ साथ कवि भी हैं, लेखक भी हैं, डिजाइनर भी हैं। सभी प्रकार के आपके फ्लोरेंस नगर के कलाकारों में विशेषता दिखाई देती है। लेकिन हम आपको बता दें कि फ्लोरेंस नगर और वेनिस नगर के बारे में थोड़ी सी विशेषता होती है। विशेषता के बारे में आप समझेंगे कि फ्लोरेंस नगर के चित्रकार केवल और केवल कला में रेखा चित्रों की प्रधानता करते थे। पहले आप ध्यान रखेंगे कि कला में जो बात करें रेखा चित्रों की प्रधानता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यह फ्लोरेंस नगर के चित्रकारों के द्वारा रेखा चित्रों की प्रधानता है। दूसरी बात यह आती है कि वेनिस नगर के चित्रकारों के द्वारा वर्ण की प्रधानता है, यानी वर्ण की प्रधानता है। वर्ण का मतलब रंग की प्रधानता है। वेनिस नगर के कलाकारों के द्वारा रंग की प्रधानता है और फ्लोरेंस नगर के कलाकारों के द्वारा रेखा की प्रधानता है। दूसरी बात आती है कि फ्लोरेंस नगर के कलाकार बुद्धिवादी और तर्क तथा विश्लेषण को महत्व देते थे। किसको किसको? बुद्धिवादी विचारधारा पे, बुद्धिवादी और इसके बाद तर्क पे विश्लेषण किया करते थे। विश्लेषण, ठीक है, विश्लेषण किया करते थे। लेकिन अगर वेनिस के कलाकारों की बात करें तो वेनिस के कलाकार केवल ऐन्द्रिक सौंदर्य को देखते थे। ऐन्द्रिय सौंदर्य, ठीक है, वेनिस के कलाकार केवल और केवल ऐन्द्रिय सौंदर्य को देखते थे। और लेकिन फ्लोरेंस नगर के कलाकार आपको बुद्धिवादी, तर्क, विश्लेषण पे ज्यादातर ध्यान देते थे। अगली बात आती है, इनमें यह दो विशेषताएं काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। फ्लोरेंस नगर के कलाकार रेखा चित्रों की प्रधानता करते हैं, बुद्धिवादी, तर्क और विश्लेषण देते हैं। लेकिन वेनिस के कलाकार वर्ण यानी रंग पे ज्यादा महत्व देते हैं और इंद्रिय सौंदर्य
इंद्रिय सौंदर्य का मतलब जो उनकी आकृतियां हैं, जो उनकी जो संरचनाएं हैं, उनकी जो पेंटिंग है, वह आपको देखने में सुंदरता ज्यादा महसूस होती है, जिसको आप इंद्रिय सौंदर्य कहते हैं। ठीक है, अब बात आती है, हमने आपसे चर्चा भी किया था पिछले वाले वीडियो में, आपने देखा होगा कि फ्लोरेंस के तीन कलाकार, फ्लोरेंस के तीन कलाकार, जिसको आप लियोनार्डो दा विंची के नाम से जानते हैं, दूसरा है आपका माइकल एंजिलो और बुनारेट्टी, तीसरा है आपका राफेल सांजियो। राफेल सांजियो, माइकल एंजिलो बुनारेट्टी, लियोनार्डो दा विंची, तीन कलाकार यह आपके 16वीं शताब्दी के उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में फ्लोरेंस नगर के माने जाते हैं। ध्यान रखना इस बात को कि हमने आपसे बताया कि उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में 16वीं शताब्दी में इटली में दो नगर का विकास होता है, जिनमें से आपको फ्लोरेंस और वेनिस। फ्लोरेंस नगर के कलाकार विंची, माइकल एंजिलो, राफेल सांजियो, तीन आप याद रखेंगे। इन यही प्रश्न ज्यादातर पूछे जाते हैं और आपको यह बातें समझ में नहीं आती हैं कि यह दोनों में है अंतर क्या है, यह दोनों हैं कहां। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है, टीसिया किस शताब्दी का कलाकार है, या टीसिया किस जागरण का कलाकार, यानी हाई रेनेसा, अर्ली रेनेसा, प्रोटो रेनेसा, यानी प्रारंभिक पुनर्जागरण काल, यानी उच्च पुनर्जागरण काल, पुनर्जागरण काल। तो इस तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। आप इस बात को जरूर याद रखेंगे कि फ्लोरेंस नगर के तीन कलाकार के बारे में हमने चर्चा किया। अब हम वेनिस कलाकारों के बारे में चर्चा करेंगे। हालांकि इन फ्लोरेंस नगर कलाकारों के बारे में एक वीडियो बनाया है, जिनमें से हमने दो कलाकारों के बारे में चर्चा कर दिया है, लेकिन राफेल सांजियो के बारे में अभी तक हमने नहीं बनाया है। इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे। अब आज का जो हमारा टॉपिक है, यह हमारा टॉपिक है कि वेनिस नगर के कलाकार, वेनिस नगर के कलाकार 16वीं शताब्दी के वेनिस नगर के कलाकार कौन कौन से रहते हैं। हालांकि इन दोनों के बारे में यहाँ में जो इस जगह के वेनिस के कलाकार जो पेंटिंग बनाते हैं और फ्लोरेंस नगर के कलाकार जो पेंटिंग बनाते हैं, इन दोनों में क्या विशेषताएं नजर आती हैं, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया है। यानी कि फ्लोरेंस नगर के कलाकारों में रेखा चित्रों की प्रधानता ज्यादा रहती है, बुद्धिवादी तर्क और विश्लेषण पे ज्यादा महत्व देते हैं। वेनिस के कलाकार वर्ण यानी रंग का पर ज्यादा प्रभाव दिखाई देता है और केंद्रिक सौंदर्य पे इनका विश्लेषण ज्यादा किया जाता है। इतनी बातें नहीं, अब हम बात करेंगे वेनिस नगर के कलाकारों के बारे में, जिसमें से आप जियोवानी बेलिनी का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम आता है। पहली बार इनका नाम आता है वेनिस के कलाकारों में। इसके बाद जॉर्जियोन का नाम आता है। यह तो इस टॉपिक के अंतर्गत जॉर्जियोन के बारे में कई बार इनकी पेंटिंग भी पूछी जाती है। हालांकि टीजीटी और पीजीटी में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि जॉर्जियोन जिनमें से सबसे ज्यादा फेमस रहता है। हालांकि यह जियोवानी बेलिनी का शिष्य है, इसके बारे में अभी हम आपसे चर्चा करेंगे, आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद जो तीसरा कलाकार है वह है टीसियान है। टीसियान को आप जरूर याद रखें। और चौथा जो कलाकार है पाउलो बेरेनीज, यह काफी भी महत्वपूर्ण पॉइंट के अंतर्गत आता है। पाउलो बेरेनीज कान्हा का वैवाहिक भोजन, इसकी सबसे ज्यादा खूबसूरत पेंटिंग है, यानी सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है। इसके साथ साथ अगला जो कलाकार आता है टिंटोरेट्टो, यानी टिंटोरेट्टो, पाउलो बेरेनीज, टीसियान, जॉर्जियोन और जियोवानी बेलिनी, यह पांच कलाकार आपके इटली देश के उच्च पुनर्जागरण कालीन कलाकारों में वेनिस नगर के कलाकार हैं। ये बातें आप जरूर याद रखेंगे कि वेनिस नगर के कलाकारों में जियोवानी बेलिनी, जॉर्जियोन, टीसियान और पाउलो बेरेनीज और टिंटोरेट्टो, यानी पांच कलाकार आप जरूर याद रखें कि जियोवानी बेलिनी, जॉर्जियोन, टीसियान, पाउलो बेरेनीज और टिंटोरेट्टो, यह काफी महत्वपूर्ण है। अब हम आपसे चर्चा करने चल रहे हैं इनके बारे में, जॉर्जियोन और जियोवानी बेलिनी, टीसियान, पाउलो बेरेनीज और इसके बाद टिंटोरेट्टो के बारे में। अब हम आपसे इनके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। अब आप ध्यान रखेंगे, एक बार आप इसको जरूर अगर नाम याद रखेंगे तभी यह हो सकता है कि आपको टीजीटी में, एलटी में, जीआईसी में कभी भी आपसे यह प्रश्न पूछे जाते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि किस में पूछा जाएगा, लेकिन यहां से प्रश्न आपके बनते हैं, यह प्रश्न पूछे जाते हैं, इस बात को आप ध्यान रखें। ठीक है,
अब हम इनके वेनिस के कलाकारों के बारे में चर्चा करने आपके साथ चल रहे हैं, ठीक है। देखिए वेनिस के कलाकार, वेनिस के कलाकार, ठीक है। वेनिस के कलाकार के बारे में चर्चा करने आपसे चल रहे हैं। जो सबसे पहले कलाकार आता है उसका नाम है जियोवानी बेलिनी। जियोवानी बेलिनी, ठीक है। यह पहला कलाकार यानी वेनिस का पहला कलाकार माना जाता है। हालांकि अल्बर्ट ड्यूरर को तो आप सभी लोग जानते हैं। अल्बर्ट ड्यूरर ने इनके बारे में लिखा है कि जियोवानी बेलिनी बहुत बूढ़ा हो गया था, फिर भी यह एक श्रेष्ठ कलाकार था। ध्यान रखेंगे आपको कि अल्बर्ट ड्यूरर एक जो चित्रकार है, जर्मनी का जो चित्रकार है अल्बर्ट ड्यूरर ने किसके बारे में, जियोवानी बेलिनी के बारे में लिखा है कि यह एक ऐसा कलाकार है जो कि बहुत बूढ़ा हो गया है, लेकिन यह सर्वश्रेष्ठ कलाकार कहा जाता है। उन्होंने लिखा है, अल्बर्ट ड्यूरर ने बताया है कि जियोवानी बेलिनी यह सर्वश्रेष्ठ कलाकार था। इसके साथ साथ जिस तरह से आप वेनिस के कलाकारों में मैडोना के चित्रों पे सबसे पहला व्यक्ति का नाम आता है, उसका नाम है जियोवानी बेलिनी। कहने का तात्पर्य है जिस तरीके से फ्लोरेंस 16वीं शताब्दी के फ्लोरेंस नगर के कलाकारों में राफेल सांजियो ने मैडोना चित्रों के लिए जाना जाता है, मैडोना आकृतियों के लिए जाना जाता है, उसी तरह से 16वीं शताब्दी के वेनिस नगर के कलाकारों में मैडोना चित्रों के लिए जियोवानी बेलिनी जाना जाता है। किसके लिए ज्यादा फेमस था? मैडोना आकृतियों के लिए, मैडोना आकृतियों यानी मैडोना चित्रों के लिए या आकृतियों के लिए सबसे ज्यादा कौन फेमस था? जियोवानी बेलिनी। और इसके साथ साथ आप इस बात को जरूर याद रखेंगे, इसके में बहुत ज्यादा कुछ नहीं मिलता है, आप इतना जरूर याद रखें कि जियोवानी बेलिनी का नाम आपको कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। और इसका एक शिष्य था, शिष्य के बारे में बता दें, इसका शिष्य था जिसको आप जॉर्जियोन के नाम से जानते हैं, जो कि बहुत ही महान कलाकार की श्रेणी में गणना किया जाता है। जॉर्जियोन यह आप किसका शिष्य था? जियोवानी बेलिनी का जॉर्जियोन शिष्य है, जो कि वेनिस के कलाकारों में महान था, यानी इसकी गणना महानतम में की जाती है। और ध्यान रखेंगे, अब हम बात करेंगे इसके आधार पे, अगर हम बात करेंगे जो कंपटीशन के क्षेत्र में जो पूछा जाता है, पेंटिंग में जो पूछा जाता है, टीजीटी पीजीटी में जो पूछा जाता है पेंटिंग के तौर पे, तो पेंटिंग के तौर पे इसकी जियोवानी बेलिनी में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है। आप सिर्फ इतना याद रखें कि यह आपका वेनिस नगर के कलाकारों में सबसे पहले नाम आता है इसका। इसके साथ साथ इसका जो शिष्य था जॉर्जियोन था, और यह आपका 16वीं शताब्दी का उच्च पुनर्जागरणकालीन कलाकारों में वेनिस नगर का कलाकार है, ठीक है। इतनी बातें आप ध्यान रखेंगे। अब अगला जो कलाकार है उसका नाम है जॉर्जियोन। इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जॉर्जियोन कौन था। हालांकि आप यह ध्यान रखेंगे कि हमने आपसे बताया था कि यह भी आपका वेनिस नगर का ही कलाकार है, और यह जियोवानी बेलिनी का शिष्य है। इसको बंसी बजाने का बहुत बड़ा शौक है, यानी बंसी बजाने का बहुत बड़ा शौक है किसको? जॉर्जियोन को। और जॉर्जियोन के बारे में कहा जाता है
जॉर्जियन एक ऐसा कलाकार है जिसकी सबसे ज्यादा पेंटिंग पूछी जाती है। पेंटिंग के आधार पे बात करें तो जॉर्जियन की सबसे ज्यादा पेंटिंग या कलाकृतियां पूछी जाती हैं। इस बात पे आप ध्यान रखेंगे। अब हम इसको ध्यान रखेंगे कि जॉर्जियन के द्वारा कौन कौन सी पेंटिंग बनाई गई थी। सबसे पहले नंबर पे जो आता है जिसको आप संगीत सभा के नाम से जानते हैं, संगीत सभा, संगीत सभा। दूसरा जो पेंटिंग आता है आप याद रखेंगे, नाम ही याद रखें, आपके लिए काफी है। टीजीटी की अगर आप तैयारी करते हैं या पीजीटी की तैयारी करते हैं तो इन कलाकारों का आप नाम याद रखेंगे, पेंटिंग याद रखेंगे और उसकी जो विशेषता है उसको याद रखेंगे। इतना ही अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए काफी पॉइंट है। संगीत सभा, इसके साथ साथ संगीत सभा के साथ साथ तीन दार्शनिक ध्यान रखेंगे। यह तीन दार्शनिक काफी है। थ्री फिलोसफर इसी को कहा जाता है, यह कई बार पूछा भी गया है, यानी थ्री फिलोसफर, ठीक है। थ्री फिलोसफर, तीन दार्शनिक किसका है? जॉर्जियन का है। इसके बाद संगीत पार्टी, संगीत पार्टी, संगीत पार्टी इसी का है। इसके साथ साथ संगीत में चारागाह, संगीत में चारागाह, यह इसी की पेंटिंग है। और ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे जो यह अनावृत्तों का चित्रांकन करता है, अनावृत्तों पे कौन? जॉर्जियो एक ऐसा व्यक्ति है जो कि अनावृत्त का मतलब निवस्त्र चित्रण, निवस्त्र चित्रण का मतलब के यानी कि जिसके शरीर पे कोई भी प्रकार के कपड़े नहीं होते, इस प्रकार का चित्रांकन आपको जॉर्जियन के द्वारा किया जाता है, जॉर्जियन के द्वारा किया जाता है। अगली जो इसकी पेंटिंग है जो कई बार पूछी जाती है जॉर्जियन का, उसका नाम है सोती हुई प्रेम की देवी वीनस, सोती हुई प्रेम की देवी वीनस, ठीक है। यह अगली पेंटिंग है किसका? जॉर्जियन का। अब इसके बाद एक अंतिम पेंटिंग जिसको आप आंधी के नाम से जानते हैं, जॉर्जियन की एक अगली पेंटिंग है जिसको आप आंधी के नाम से जानते हैं, आंधी। इसी को क्या कहा जाता है? टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट, इसी को तूफान, ध्यान रखेंगे। यह आपका कई बार टीजीटी में पूछा गया है और पीजीटी में भी पूछा गया है। इस पेंटिंग को आप जरूर याद रखेंगे। यह जॉर्जियन की पेंटिंग है, यह तेल माध्यम से बनाई गई है और इसमें ऐसा दृश्य चित्रण किया गया है जो एक आंधी का वर्णन कर, यानी कि आंधियों को दिखाया गया है, जैसा कि आप नाम से ही पहचानते हैं। अब ध्यान रखेंगे कि हमने जॉर्जियन की जो मेन पेंटिंग है उसके बारे में जिक्र किया, जिनमें से आप यह देख रहे हैं कि जॉर्जियन एक संगीत से ज्यादा लगाव रखता है, यानी बंसी बजाने का ज्यादा उसको शौक है। तो संगीत सभा, संगीत पार्टी, संगीत में चारागाह, संगीत सभा, संगीत पार्टी, संगीत में चारागाह, इस प्रकार की पेंटिंग का निर्माण करता है। अब बात आती है तीन दार्शनिक, थ्री फिलोसफर, सोती हुई प्रेम की देवी वीनस और आंधी, जिसको आप टेम्पेस्ट या तूफान के नाम से जानते हैं। यह तीन पेंटिंग यह ज्यादातर पूछी जाती हैं। इतनी बातें आप जरूर याद रखेंगे कि इसकी यह तीन पेंटिंग जॉर्जियन की यह ज्यादा पूछी जाती हैं, इसलिए आप इसको जरूर याद रखें। आंधी, टेम्पेस्ट, तूफान। इसके बाद तीन दार्शनिक जिसको थ्री फिलोसफर कहते हैं। अगला सोती हुई प्रेम की देवी वीनस, यह आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है। सोती हुई प्रेम की देवी वीनस जो है, यह जो चित्र है यह अनावृत्त चित्र है। यानी अनावृत्त का मतलब हमने अभी आपसे बताया कि अनावृत्त का मतलब निवस्त्र चित्रांकन, निवस्त्र चित्रांकन यह जॉर्जियन के द्वारा बनाया गया है, जिसमें एक महिला को इसने सोते हुए दिखाया है। अब यह ध्यान रखें, इतनी दो कलाकारों के बारे में हमने आपसे चर्चा किया। अब हम बात करेंगे कि टीशिया
जिसको आप टीशिया के नाम से जानते हैं। चलिए अगले कलाकार के बारे में बात करेंगे, टीशियन। टीशियन या टीशियन, ठीक है, टीशियन या टीशियन, यह इसका एक ही नाम है, ऐसा ना समझे कि यह दो नाम है, यह दो तरीके से बताया जा रहा था। आप इसको दो तरीके से याद रखें, आप यह ध्यान रखें कि इसका एक ही नाम है, टीशिया कहते हैं या टीशियन कहते हैं आप। इसके साथ साथ पूछा जाता है, 2004 में पीजीटी में प्रश्न पूछा गया है कि टीशिया किस शताब्दी का कलाकार है, और इसके साथ साथ यह भी पूछा गया है टीशिया किस क्षेत्र का कलाकार है, यानी वेनिस का है, फ्लोरेंस का है, सियन्ना का है। तो आपको ध्यान रखना है कि यह वेनिस का कलाकार है, हम वेनिस के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं टीशिया के। यह इटली का वयोवृद्ध कलाचार्य कहा जाता है। सबसे पहला पॉइंट इसका आता है कि इटली का वयोवृद्ध कलाकार कहा जाता है। यह प्रश्न पूछा गया है 2004 में, यानी पीजीटी में, ठीक है। इटली का वयोवृद्ध, सबसे वृद्धावस्था का कलाकार इटली का उस समय का यही था, टीशियन जिसको कहते हैं। अब बात आती है कि जियोवानी बेलिनी का यह शिष्य रहा है। हमने आपसे चर्चा किया, यह किसका शिष्य है? जियोवानी बेलिनी का शिष्य किसका है? यह किसका शिष्य रहा टीशियन? जियोवानी बेलिनी। जियोवानी बेलिनी का यह शिष्य है, ठीक है। जियोवानी बेलिनी के बारे में हमने आपसे चर्चा कर दिया है। अब बात आती है कि वेनिस के चित्रकार टीशियन, यह जो टीशियन है यह कैनवास पर तेल रंग द्वारा चित्रण करता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि कैनवास पर तैल चित्रण करता है। कौन? यही तैल चित्रण करता है। कौन? टीशियन, जिसको आप टीशेन या टीशियन या टीशिया के नाम से जानते हैं। और इसके बाद इसका एक व्यक्ति चित्र इसने बनाया था। व्यक्ति चित्रण किया है, जिसको आप इंग्लिश युवा के नाम से जानते हैं। इंग्लिश युवा के नाम से जानते हैं। यह व्यक्ति चित्रण है, यानी पोर्ट्रेट है। और इसके साथ साथ यह सौंदर्य की सृष्टि में अब तक सर्वश्रेष्ठ चित्रकारों में माना जाता है। सौंदर्य की सृष्टि में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ चित्रकारों की गणना इसी की होती है, टीशियन की। हमने आपसे पहले भी बताया कि वेनिस के कलाकार इंद्रिय सौंदर्य को ज्यादा महत्व देते थे। यह हम आपसे पहले भी इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि वेनिस के कलाकार इंद्रिय सौंदर्य को ज्यादा महत्व देंगे, और इसी कारण कहा जाता है, और सबसे ज्यादा महत्व वेनिस के कलाकारों में सौंदर्य को महत्व देने वाला आपका टीशियन है। टीशियन एक ऐसा कलाकार है जो कि सौंदर्य को सबसे ज्यादा महत्व देता है। इसी के कारण कुमारी का स्वर्गारोहण, इसकी जो पेंटिंग है, अब हम पेंटिंग के बारे में बता देते हैं। आप ध्यान रखें कि टीशियन की जो पेंटिंग है उसके बारे में। टीशियन की जो सबसे ज्यादा फेमस पेंटिंग है, आप पहला नंबर पे आता है उर्बिनो का वीनस। उर्बिनो का वीनस, यह कई बार पूछा गया है। दूसरी बात, यह 2009 में पूछा गया है पीजीटी में, ठीक है। उर्बिनो का वीनस टीशियन का है या टीशेन का या टीशियन, ठीक है। उर्बिनो का वीनस, यह जॉर्जियो
यानी जॉर्जियन के बारे में हमने अभी चर्चा किया आपसे। जॉर्जियन की एक पेंटिंग है जिसको सोती हुई वीनस के नाम से जाना जाता है। हमने अभी आपसे बताया कि जॉर्जियन की एक पेंटिंग थी जिसको सोती हुई वीनस के नाम से जाना जाता है। वो उसी पेंटिंग से यह पेंटिंग प्रभावित है। हमने आपसे क्या कहा कि यह पेंटिंग आपको जॉर्जियन की पेंटिंग किससे प्रभावित है? सोती हुई वीनस की पेंटिंग से यह पेंटिंग आपकी क्या है? प्रभावित है। ठीक है, अब हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे जिसमें से आपका अगला जो पॉइंट आता है इसका पवित्र तथा अपवित्र प्रेम। दूसरा पॉइंट पवित्र तथा अपवित्र प्रेम, इसी को किस नाम से जाना जाता है? यह आपको सेक्रेड एंड प्रोफेम लव के नाम से जाना जाता है। इसी पवित्र तथा अपवित्र प्रेम, ये इसकी सबसे ज्यादा पेंटिंग है। और इसमें इस पेंटिंग में क्या दिखाया है? टिशिया ने इस पेंटिंग में पवित्र तथा अपवित्र में क्या जिक्र किया है, यह हम बातें थोड़ी सी बता देते हैं। कारण है कि यह कई बार भी पूछा गया है आपका 2005 में पूछा गया था पीजीटी के सवाल में। ठीक है, पीजीटी के सवाल में यह 2005 में पूछा गया है पवित्र तथा अपवित्र प्रेम। इस पेंटिंग में टिशियन ने क्या दर्शाया है, आइए बात करते हैं। ध्यान रखें कि यह पेंटिंग है कुएं पर बैठी हुई दो स्त्रियों का चित्रांकन है। ध्यान रखेंगे, टिशिया इस पेंटिंग में कुएं पर बैठी हुई दो स्त्रियों का चित्रण किया है, जिनमें से एक स्त्री आवित्र है, दूसरी स्त्री अनावृत है। एक स्त्री जो है वह कपड़े पहने हुए है, एक स्त्री कपड़े नहीं पहने हुए। एक स्त्री लौकिक जीवन को दर्शाती है और दूसरी स्त्री स्वर्गीय प्रेम को दर्शाती है, यानी कि इसका प्रतीक माना जाता है। इसीलिए यह पेंटिंग काफी फेमस है। आप टिशिया को जरूर याद रखेंगे। अगली बात पे जो पेंटिंग इसने बनाया था कुमारी का स्वर्गारोहण, तीसरा पॉइंट आता है कुमारी का स्वर्गारोहण। ठीक है, और इसके साथ साथ अब अगला जो है कांटों का ताज, कांटों का ताज इतनी ज्यादा इसकी फेमस है। यूरोपा का सीलभंग, यूरोपा का सीलभंग, यूरोपा का सीलभंग। 5 पेंटिंग आप जरूर याद रखें। ठीक है, कौन कौन सी? टिशिया की 5 पेंटिंग आपको याद रखना है। उर्वीनो का वीनस, पवित्र तथा अपवित्र प्रेम, जिसको आप सेक्रेड एंड ऑफ प्रोफेम लव के नाम से जानते हैं, कुमारी का स्वर्गारोहण, कांटों का ताज, यूरोपा का सीलभंग। यह 5 पेंटिंग आप टिशिया का जरूर याद रखें और हमने इसके बारे में आपसे चर्चा कर दिया। अब अगले जो कलाकार आते हैं हमारे वह है पाउलो बैरोनीज, जिसको आप जानते हैं। यह भी बहुत अच्छे कलाकार हैं जिसकी पेंटिंग को देख करके ऐसा लगता है कि उस समय के कलाकारों में सबसे महत्वपूर्ण कलाकार हैं, जिसकी पेंटिंग काफी प्रशंसा की जाती है, जिसको आप जानते हैं पाउलो बैरोनीज के नाम से। अगले जो कलाकार हैं पाउलो बैरोनीज के नाम से जानते हैं, ध्यान रखेंगे। अब पाउलो बैरोनीज, इसको वेनिस का रैफेल कहा जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है कि वेनिस का राफेल कहा जाता है। अब यह ध्यान रखें, अब यह वेनिस का रैफेल का क्या तात्पर्य है, हमने आपसे पहले भी चर्चा किया था कि यह वेनिस का कलाकार है। हम बात कर रहे हैं वेनिस के बारे में।
अभी एक फ्लोरेंस नगर का कलाकार है जिसको आप राफेल के सांजियो के नाम से जानते हैं। यह राफेल उसकी तुलना यानी कि फ्लोरेंस नगर की तुलना के चित्रकारों में पाओलो बेनेरेज की जाती है। कौन से कलाकारों के बारे में? राफेल सांजियो से। राफेल सांजियो की तुलना पाओलो बेनेरेज से की जाती है, इस बात को ध्यान रखें आप। कहा जाता है पाओलो बेनेरेज को कि यह वेनिस का राफेल कहा जाता था। कौन? पाओलो बेरोनीज। पाओलो बेरोनीज को वेनिस का राफेल कहते थे, इस बात को आप जरूर याद रखें, ठीक है। यह प्रश्न पूछा भी गया है। इसके जन्म के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका जन्म, किसका जन्म के बारे में, तो इसका जन्म आपका हुआ था वेनिस का एक स्थान है जिनमें से आप बैरोनीज के नाम से जानते हैं। बैरोनीज इस स्थान का नाम है, यह स्थान है, यहीं पे इसका जन्म होता है। यह अपने नाम के, इस नाम के साथ साथ यह टाइटल लगाता है, ठीक है। यानी कभी कभी ऐसा होता है आपको नाम ही नहीं याद होता है। पश्चिम के चित्रकारों में या पेंटिंग में आपको जल्दी नाम याद नहीं होगा, उसके लिए आपको 2-4 बार 10 बार पढ़ना पड़ेगा या सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आपको यह पेंटिंग का नाम और इसके साथ साथ चित्रकार का नाम याद होगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको एक बार 2 बार रट्टा मार के चले जाएंगे, आप उसको समझने का प्रयास करें, ठीक है। पाओलो बेनेरेज हमने आपसे बताया कि यह वेनिस के एक स्थान है, बेरोनीज के नाम से जानते हैं, इसी पे पाओलो बेनेरेज का जन्म होता है। अगली बात, इसी कारण उसको पाओलो बेनेरेज के नाम से जाना जाता है। अब इसकी हम पेंटिंग के बारे में थोड़ी थोड़ी बात कर लेंगे। इसकी पाओलो बेनेरेज की पेंटिंग यानी कृतियां, पेंटिंग के बारे में चर्चा करें तो जो पेंटिंग है इसकी, कान्हा का वैवाहिक भोजन, कान्हा का वैवाहिक भोज, कान्हा का वैवाहिक भोज, यह काफी महत्वपूर्ण पेंटिंग है, ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे ईसा के सर्वप्रथम चमत्कार का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि चमत्कार क्या था ईसा के द्वारा किया गया था, पानी को इनमें शराब में बदल दिया था, यानी पानी को शराब में बदलने का यह दृश्य अंकित किया गया है। यानी कि ईसा मसीह ने पानी को शराब में जो बदला था उसका दृश्य यहाँ पे अंकित किया गया है, और यही कारण है कि इस पेंटिंग को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। अगली बात पे हम चर्चा कर देते हैं कि यह कान्हा का वैवाहिक भोज, यह आपका तैल माध्यम में बनाई गई पेंटिंग है। किस माध्यम में? तैल चित्रांकन है, इसके लिए आप ध्यान रखेंगे। कौन सा माध्यम है? तैल चित्रण है, ठीक। अब अगली बात आती है, अगला जो पेंटिंग है उसको ईसा का अंतिम भोजन, जो दूसरी पेंटिंग है ईसा का अंतिम भोजन, ईसा का अंतिम भोजन, यह पेंटिंग काफी विवादास्पद रहा, यानी कि विवादास्पद रहा। कहने का तात्पर्य है कि इस पेंटिंग में इन्होंने कुत्तों को बनाया था, जिसमें बाद में चल करके बहुत सारी चीजों से विडंबना स्थापित हुई। आगे चल करके लुई के घर में दावत, लेवी के घर में दावत नाम रखने के लिए कहा गया, लेकिन इस पेंटिंग को ऐसा नहीं है कि ये पाओलो बेनेरेज ने लेवी के घर में दावत रख करके इसका नामकरण बदल दिया था। इस पेंटिंग का नामकरण पाओलो बेनेरेज ने नहीं किया, अंत में वही, यानी इस पेंटिंग का वही नाम रखा, ईसा का अंतिम भोजन। कहा जाता है ईसा व उसके 12 शिष्यों के साथ जर्मन सैनिक व तथा कुत्तों को इसमें चित्रित किया गया था। ईसा व उनके 12 शिष्यों को साथ जर्मन सैनिक को इनमें इस चित्र में दर्शाया गया था, जिनमें कई कुत्तों को चित्रांकन किया था। न्यायालय में यह चित्र सुधारने के लिए कहा, लेकिन पाओलो बेनेरेज ने इस
पेंटिंग को सुधार किया और सुधार करने के बाद उसने इस लास्ट में न्यायालय को दिखाने के लिए इस पेंटिंग का नाम रख दिया था लेवी के घर में दावत। ठीक है, अगली बात आती है कि मार्स और वीनस। अगला जो चित्र है इनका मार्स और वीनस, ध्यान रखेंगे मार्स और वीनस वैवाहिक भोज, वैवाहिक भोज। इसके साथ साथ अगला जो पेंटिंग है मेजाई की वंदना, मेजाई की वंदना। ठीक है, आप दो चीजें याद रखेंगे खास तौर से जो टीजीटी में पूछा जाता है या पीजीटी में जो ज्यादातर पूछा जाता है वह आपका कान्हा का वैवाहिक भोजन और इसके मार्स और वीनस, यह दो पेंटिंग ज्यादा पूछी जाती हैं, आप इसको जरूर याद रखें। अब अगले जो कलाकार हैं वह हमारे टिंटोरेट्टो। ठीक है, अगले जो कलाकार के बारे में हम चर्चा आपसे करने चलेंगे वह है टिंटोरेट्टो। टिंटोरेट्टो को कहा जाता है टिंटोरेट्टो, यह वेनिस 16वीं शताब्दी के वेनिस के कलाकारों में अंतिम कलाकार की श्रेणी में गणना की जाती है। टिंटोरेट्टो के बारे में कई बार प्रश्न भी पूछे गए हैं, उनको आप जरूर से सुनो और उनको याद रखें। ठीक है, अब अगले कलाकार टिंटोरेट्टो के बारे में बात करें। टिंटोरेट्टो आओ में पाउलो बेनेरिस से यह बड़ा था, लेकिन टिंटोरेट्टो का वेनिस के कलाकार में बेनेरिस के पश्चात इसका नाम आता है। यानी कि यह हमने आपसे बताया कि बेनेरिस यह क्या है, बड़ा है, लेकिन इसका दूसरे नंबर पे वहां पे स्थान आता है और यह 16वीं सदी का अंतिम वेनिस का महान कलाकार गणना कहा जाता है। यानी महान में इसकी गणना होती है 16वीं शताब्दी के वेनिस, ध्यान रखेंगे वेनिस का अंतिम कलाकार है, अंतिम कलाकार है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि 16वीं शताब्दी का वेनिस का अंतिम कलाकार टिंटोरेट्टो को माना जाता है। टिंटोरेट्टो, इस बात को आप याद रखें, चाहे इसको यह ऐसा भी होता है कभी कभी यह प्रश्न पूछा जाता है, आप 16वीं शताब्दी के वेनिस के अंतिम कलाकारों में टिंटोरेट्टो का नाम आएगा। ठीक, इसके साथ साथ इसका वास्तविक नाम था, यानी टिंटोरेट्टो का वास्तविक नाम के बारे में अगर चर्चा करें तो टिंटोरेट्टो का वास्तविक नाम जेकोपो रोबस्टी, रोबस्टी। ठीक है, जेकोपो रोबस्टी इसका नाम मिलता है, ध्यान रखेंगे इसका वास्तविक नाम जेकोपो रोबस्टी नाम मिलता है। अब हम इसके कलाकृतियों के बारे में बात करते हैं, पेंटिंग के बारे में। अब सबसे ज्यादा जो इसकी फेमस पेंटिंग है यह है आपका संत जॉर्ज व ड्रैगन, संत जॉर्ज व ड्रैगन। ध्यान रखें संत जॉर्ज व ड्रैगन, यह तैल माध्यम में बनाई गई पेंटिंग है, तैल चित्रण है, ध्यान रखेंगे यह तैल चित्रण है। दूसरी बात, ड्रैगन को मारते हुए संत जॉर्ज इसी का नाम है, यानी इसी पेंटिंग का दूसरा नाम है ड्रैगन। ड्रैगन को मारते हुए संत जॉर्ज, इसी पेंटिंग का नाम है। अब इसके साथ साथ कहा जाता है यह पेंटिंग काफी खूबसूरत थी। इसके साथ साथ इसके जो पेंटिंग, अगली जो पेंटिंग है मिस्र को पलायन, इसके साथ आकाश गंगा की उत्पत्ति। ठीक है, आकाश गंगा की उत्पत्ति, यह इतनी पेंटिंग है टिंटोरेट्टो को, जिनमें सबसे ज्यादा संत जॉर्ज व ड्रैगन, यह तैल चित्रण जिसको आप ड्रैगन को मारते हुए संत जॉर्ज सबसे ज्यादा फेमस है। यह इतने रहे हमारे 16वीं शताब्दी के इटली के
उच्च पुनर्जागरणकालीन कलाकारों में बेनिश नगर के कलाकार के बारे में आज हमने आपके साथ इस वीडियो में चर्चा किया। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप हमको इस नंबर पे ध्यान रखेंगे 99 36 94 62 पे आप संपर्क कर सकते हैं, फोन भी कर सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इस पे हमसे कांटेक्ट करें। और वीडियो देखने के लिए अंत में बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो आप जरूर लाइक करें। इसके साथ साथ किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।